नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इस विभाज्यता के नियम को ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम से। जो प्रश्न हम बच गए थे और जो प्रश्न और क्या नाम विभाज्यता के नियम से कुछ अलग आते हैं, तो जो हमने पढ़े थे 2 से 11 तक के विभाज्यता के नियम और उनसे भी कुछ अलग प्रश्न आते हैं, आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, लिखिए पहला प्रश्न है 1 5 3 एक्स वाई। ठीक, 1 5 3 एक्स वाई 80 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित है। ठीक, प्रश्न क्या है कि 1 5 3 एक्स वाई यह 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमने तो इसमें विभाज्यता के नियमों में 2 से 11 तक के विभाज्यता के नियम ही पढ़े हुए थे। तो इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले 80 को फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 80 के फैक्टर। 80 के फैक्टर हमने जब किए तो एक आया 8 और 10। अब हमने एक नियम पढ़ा था 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम में पढ़ा था कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो हम समझ लेते हैं कि वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हमें यह देखना है कि जो 80 के जो फैक्टर आए हैं 8 और 10, तो ये 8 ऐसी संख्या जो 8 और 10 दोनों से विभाज्य होगी, वह 80 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उसके लिए हमें यह देखना है कि यह संख्या 10 से विभाज्य हो। ठीक, जब 10 से विभाज्य होगी तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा कि ये इकाई का अंक यानी कि y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, y क्या हो जाएगा? 0। ठीक, यदि यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। तो इकाई का अंक क्या है? y, तो y बराबर 0। अब हमें ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि यह 8 से भी पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने एक रूल पढ़ा था 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या के आखिरी 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए। 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे तब पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हमने देखा कि इस संख्या में पहले तो इकाई का अंक जो था वह 0 हो गया, लेकिन 8 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए हमने इन 3 अंकों को ले लिया। अब हमारे पास संख्या है 5, 3 और x। ठीक, अब हम इसमें 8 का भाग देंगे। 8 का भाग हमें देना है, तो हमने 8 का टेबल पढ़ा। क्या पढ़ा? 8 जो है ये जाएगा 6 बार, 8 छंग 48। ठीक, और शेषफल क्या बचा? 4 नहीं, मतलब 49 50 यानी 5 बचा शेषफल। कितना बचा? 5 शेषफल बचा। ठीक, अब हमने x का मान रख लिया। ठीक, तो हमें अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पे 5 के x की जगह पे क्या आ जाए? कोई अंक आ जाए। ठीक, तो हमें अब पूरा टेबल नहीं पढ़ना है 8 का। अब हमें सीधे ये देखना है कि 8 के टेबल में ऐसा कौन सा अंक है या कौन सी संख्या है जिसका आगे का अंक क्या हो? 5 हो। ठीक, तो 8 सते 56। जब हम 7 बार पढ़ेंगे 8 का टेबल तो क्या आ जाएगा? 56। ठीक, तो 56 जब आएगा तो ये पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब x का मान यदि हम 6 रख देंगे तो यह 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम x का मान क्या मान लेंगे? क्या हो जाएगा? 6। ठीक, इस प्रकार से हमें पता करना है x और y के मान को। ठीक, अब हम एक प्रश्न और लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए संख्या है 6 5 3
6 6 5 3 XY। XY ठीक। अब यह है 80 से पूर्णतः विभाज्य। क्या है? यह 80 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब हमें x और y का मान याद करना है। प्रश्न वही है, बस संख्या बदल गई है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था, जब 80 से पूर्णतः विभाज्य है तो हमने 80 के फैक्टर कर लिए। 80 के फैक्टर हमने क्या किए थे, 8 और 10 किए थे। ठीक, तो 8 और 10 किए थे तो ऑटोमेटिक y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमने y का मान क्या रख दिया, 0। y हो गया 0, y हो गया 0। अब हमें पता करना है कि x का मान क्या होगा। तो x के मान पता करने के लिए हमें क्या करना है कि 5, 3 और x में 8 का भाग दे देंगे। ठीक, 8 का हमने भाग दिया 5, 3 और x में। ठीक, अब प्रश्न वही हो गया, सेम टू सेम। ठीक, अब 8 सते 56, ये तो ज्यादा हो गया, तो 8 संग 48, 48। ठीक, और शेषफल क्या बचा, 5, तो ये हो जाएगा x। ठीक, तो 8 सते 56। ठीक, तो हमें क्या है, x का मान क्या रख देंगे हम, 6। ठीक, x का मान 6। इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो हम 3 प्रश्न लिख रहे हैं जो आप सॉल्व कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न है 7, 5, 3, 2, 5 XY डिवाइडेड बाई 80। ठीक, दूसरा प्रश्न है 3, 9, 4, 7 XY डिवाइडेड बाई 80। तीसरा प्रश्न है 1, 9, 3 XY डिवाइडेड बाई 80। अब हमारे बोर्ड पर 3 प्रश्न सामने हैं। अब इन सभी में x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और आप अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को लगाना शुरू कीजिए। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व करना है। तो अब देख रहे हैं कि 80 का फैक्टर किया तो क्या आया, 8 और 10। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। तो y बराबर 0। इसमें भी क्या आ जाएगा, y बराबर 0। और इस प्रश्न में भी y बराबर 0। अब हमें तीनों प्रश्नों में x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन संख्याओं में 8 का भाग देना है। इसमें, इसमें और इसमें। ठीक, अब हमें 8 का भाग देना है 2, 5 और x में। ठीक, तो 2 और 5 x में हमने भाग दिया तो 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 बार गया, ये हो गया 24। शेषफल क्या बचा, 1 और ये x। ठीक, अब 8 की टेबल में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसके आगे 1 हो। ठीक, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, क्या आएगा, 16। तो हमने यहाँ लिखा 16। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि x की जगह पे यदि हम 6 रख दें तो यह 8 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक, जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो यह
80 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम x का मान क्या रखेंगे 6। ठीक, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि x का मान 6 है। x का मान 6 है। अब इसमें देखा, इसमें क्या करेंगे, 8 का भाग इसमें 4, 7 और x में दिया। अब 8 की टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो 47 से नीचे होगी? तो 8 पंच 40 और 8 छंग 48, ज्यादा हो जाएगा, 8 पंच 40, ये बचा 7 और ये x। ठीक, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72। ठीक, ये जाएगा 9 बार। ठीक, और ये हो जाएगा 72। यानी अब हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान यदि हम 2 रख दें तो यह संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी तो 80 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो x का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 8 का भाग देंगे इसमें 9 वो 3 और x में। ठीक, तो अब क्या जाएगा, 8 एकम 8, ये बच्चा 1 अंक उतारा 3 का, तो 8 एकम 8, ये बच्चा 5, ये हो जाएगा x। ठीक, तो 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 56। यानी x का मान यदि हम 6 रख दें तो यह पूर्णतः डिवाइड 80 से हो जाएगी। तो x का मान क्या हो गया 6। ठीक, इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, अब एक प्रश्न लिखिए, ये तो था 80 से डिवाइड करने के लिए। ठीक, अब एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न है 3, 2, 5 x 7, 5, 9 7, 5, 9 y डिवाइडेड बाई 72। ठीक, अब हमको देखने को क्या मिल रहा है, प्रश्न हमारे बोर्ड पर है, क्या लिखा है कि 3, 2, 5 यहाँ x है, 7, 5, 9 फिर y है, यह 72 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, यह 72 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित। यह 72 से पूर्णतः विभाजित है। तब हमें x और y का मान ज्ञात करना। अभी तो था 80, तो 80 के जब हम फैक्टर कर रहे थे तब क्या आ रहा था 8 और 10। जब 10 आ रहा था तो इकाई का अंक 0 हो जा रहा था। लेकिन अब हम 72 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, जब हमने 72 का फैक्टर किया तो आया 9 और 8। क्या आया 9 और 8। अब हमें इन संख्याओं को देखना है कि ये पूरी संख्या 9 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, तभी यह 72 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमने 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि आखिरी के 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमने आखिरी के 3 अंक ले लिए। ठीक, आखिरी के 3 अंक में हमने 8 का भाग दे दिया। ठीक, ये हो गया 5, 9 और y। ठीक, अब हमने इसमें भाग दिया तो 8 सत्ते 56, 56, ये बचा 3, तो यहाँ लिखा y। तो 8 3 24, 8 चौको 32, 4 बार गया, ये हो गया 32। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि y का मान यदि हम 2 रख दें तो यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, y का मान 2। अब हमें y का मान 2 पता चल गया, तब अब हमारे पास संख्या क्या हो गई है, संख्या 3, 2, 5 x 7, 5, 9 और 2। अब हमारे पास संख्या ये हो गई। अब हमें यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित करनी है। तो हमने पिछले वीडियो में यह नियम पढ़ा था
कि 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तब अब हम इन अंकों का योग करेंगे। तो 3 2 5 और 5 5 10, ये 10 9 से ज्यादा हो गया तो 10 से 9 घटा देंगे, क्या बचेगा 1। अब 1 में हमने 7 को जोड़ा तो 8 हो गया, ठीक, और 8 5 13, ठीक। अब 13 में से फिर 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा 4, 9 4 13, 4 बचा। अब 4 में हमने 5 को जोड़ा 9 को जोड़ा तो 9 4 13, 13 में से हमने फिर से 9 को घटा दिया तो बचा 4, 4 2 6। अब हमारे पास क्या है 6। लेकिन यदि 6 की जगह पे अब हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब हमारे पास क्या बचा 6, तो हम इसको 9 से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3। यानी कि जब हम x की जगह पे 3 रख देंगे तो यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ पे x का मान रख दिया 3, ठीक, ये हमारे पास x का मान 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक। अब हम कुछ प्रश्न इसमें भी लिखते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। पाँच 3 x 7 9 y डिवाइडेड 72, ठीक। इसमें 6 3 x 5 9 7 y डिवाइडेड बाई 72, 3 5 9 x 4 7 5 y डिवाइडेड बाई 72, ठीक। अब ये हमारे पास प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया 72 को फैक्टर किया। जब 72 को फैक्टर किया तो हमारे पास संख्याएं आई 8 और 9। अब 8 से डिवाइड करने के लिए हमने इन आखिरी के 3 अंकों को ले लिया। ये है हमारे पास आखिरी के 3 अंक, ठीक। इससे हमें y का मान पता चलेगा, ठीक। अब हमने 8 का भाग इसमें दिया 7 9 और y में, ठीक। तो ये हो गया 9 8 72, ठीक, ये गया 9 बार और ये हो गया 72, ठीक। अब ये बचा 7, ये बचा y, तो हमने फिर से 9 बार दिया, ये हो गया 72, ठीक। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हम y की जगह पे 2 रख देंगे तो यह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी किससे 8 से। तो हमारा पहला तो मान हो गया y का 2, ठीक। इसी प्रकार से हम y का मान इसमें भी सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। 8 का हमने भाग दिया किसमें 9 7 और y, ठीक। तो 8 एकम 8, क्या बचा 1, अंक उतारा 7 का, ठीक। तो ये 8 दूनी 16, क्या बचा 1। अब यहाँ पर y आ गया। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक। यानी कि अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हम y का मान 6 रख देंगे तो यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें यहाँ भी y का मान पता चल गया 6, ठीक। अब इस प्रश्न में देखते हैं 8 का भाग हम देंगे किसमें 7 5 और y में, ठीक। तो 8 7 9 बार जाएगा 9 8 72, ठीक। अब हमने क्या बचा 3 और ये यहाँ रखा y, ठीक। तो 8 चौके 32, यहाँ हो गया 32। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि y का मान यदि हम 2 रख देंगे तो यह 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ y का मान क्या हो गया 2।
अब आपने इन तीनों प्रश्नों में y का मान ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक, अब हम करेंगे x का मान ज्ञात। अब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, 2। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक अलग से लिखेंगे संख्या। ठीक, और वहां पे y के मान लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे, यहाँ लिखा हमने 5, 3, x, 7, 9 और 2। ठीक, ये हमारे पास नई संख्या हो गई। अब यहाँ पर क्या होगी संख्या, 6, 3, x, 5, 9, 7 और ये 6। ठीक, और ये इसमें नई संख्या क्या हो गई, 3, 5, 9, x, 4, 7, 5 और y की जगह 2। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों प्रश्नों में हमारे पास नई संख्या मिल चुकी है, जिसमें y का मान हमें तीनों में पता चल गया है। ठीक, अब हमें सिर्फ मिसिंग नंबर क्या है हमारे पास, x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान हम ज्ञात कब करेंगे, जब हम 9 का इसमें भाग देंगे। ठीक, और 9 का भाग जब ही जाएगा जब यह इन अंकों का, इस संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तब हमें इनके अंकों का योग करना है। ठीक, और इससे 9 से डिवाइड करना है। इस संख्या को 9 से डिवाइड नहीं करना है, इसके अंकों के योग को करना है। तो हमने क्या बताया था कि हमें पूरे अंकों का योग नहीं करना है, हमें आपस में अंकों को जोड़ देना है। और यदि जैसे ही 9 से ऊपर पहुंचता है तो हमें 9 से उसको 9 घटा देना है। ठीक, ये हो गया 5, 3, 9। ठीक, क्या हो गया, 5 से 5, 3, 8 हो गया। ठीक, 8 और 8, 7, 15। 15 में से 9 गए तो कितने बचे, क्या बचे, 6। ठीक, 6 बचा। अब 9, 6, 15, फिर 15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6। ठीक, और 6, 2, 8। अब हमारे पास संख्या क्या है, 8। ठीक, शेष पर क्या बचा, 8 बचा। ठीक, अब 8 हम 9 से घटा देंगे, क्या कर देंगे, 9 से 8 को हम घटा देंगे तो क्या बचा, 1। यानी कि x की जगह पे हम 1 रख देंगे तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हमने यहाँ रखा x बराबर 1। ठीक, ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, अब इस प्रश्न में क्या देखते हैं, ये हो गया 6, 3, 9, यानी 9 से 9 कट गया। ये इससे भी, ये वाला भी 9 कट गया। अब हमारे पास बचा है 5, 7 और 6। ठीक, तो 7, 5, 12। 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3। वैसे 10, 11, 12, 3 बचा। ठीक, और ये हो गया 6, 3, 9। ठीक, तो ये भी 9 से 9 कट गया। यानी कि हम x का मान यदि 0 भी रख देंगे तब भी यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा नया x का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक, ये हो जाएगा 0। अब इस प्रश्न में देखते हैं, ये हो गया 5, 3, 8। ठीक, और ये 9 से 9 कट गया। ठीक, अब ये 8 है, 8, 4, 12। 12 में से हमने 9 को घटाया तो क्या बचा, 3, और 7, 3, 10। ठीक, 10 में से 9 को घटा दिया तो 1 बचा। और ये 6, 2, 8, 1, 9। ठीक, ये भी 9 से 9 कट गया। यहाँ पे क्या बचा ये 5, 3, 8 और ये 9 से 9 कट गया, ये 8 बचा और 8, 4, 12। ठीक, तो 9 से 10, 11, 12, 3, यानी 7, 3 हो गया 10। ठीक, जब 10 हो जाएगा तो 10 में से 9 गया 1, यानी 5, 1, 6 और 7, 8, कितना हो गया, 8। यानी अब हम 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वह 9 हो जाए, तो हम 9 में से 8 को घटा देंगे। ठीक, 9 में से हमने 8 को घटाया तो क्या बचा, 1। यानी x का मान यदि हम 1 रख देंगे तो वह संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, इस प्रकार से हमें 72 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए पता चल गया कि जब कोई संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। और हमें यह भी पता चल गया कि जब कोई संख्या 80 से पूर्णतः विभाज्य होगी तब हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, अब दोस्तों एक नोट करके एक लिखिए,
एक नोट लिखिए। यदि कोई एक अंक यदि कोई एक अंक यदि कोई एक अंक 6 बार 6 बार दोहरा कर यदि कोई एक अंक 6 बार दोहरा कर एक संख्या बनाई जाती है कर एक संख्या 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 बनाई जाती है तो इस बनी संख्या तो इस बनी संख्या संख्या 3 7 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई कि यदि कोई एक अंक 6 बार दोहरा दिया जाए और 6 बार दोहरा कर कोई एक संख्या बना दी जाए तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में यदि हमने अंक ले लिया 6 तो 6 6 6 6 6 6। अब ये जो संख्या बनी है यह 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, या संख्या को 5 5 5 5। ठीक, तो यह संख्या भी किससे 3 7 11 13 37 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 5 भी, 4 3 2 1 कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, उस अंक को 6 बार दोहरा कर यदि कोई संख्या हम बना लेते हैं, ठीक, तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब हम एक नया नोट लिखेंगे फिर से। यदि किन्हीं दो अंकों को यदि किन्हीं दो अंकों को यदि किन्हीं दो अंकों को 3 बार दोहराकर 3 बार दोहराकर 3 बार दोहराकर 6 अंकों की 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, एक
संख्या बनाई जाती है तो संख्या बनाई जाती है तो इस प्रकार बनी संख्या, इस प्रकार की, तो इस प्रकार की बनी संख्या, तो इस प्रकार की बनी संख्या 3, 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, क्या बोल रहा है, यदि किन्हीं दो अंकों को 3 बार दोहराकर यदि कोई संख्या बनाई जा रही है तो वह संख्या 3, 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसी संख्या क्या हो सकती है, जैसे हमने कोई अंक ले लिया 2 और 5, क्या लिया, 2 और 5, ठीक, तो हमने इनको दोहराया 2, 5, 2, 5, 2, 5, तो ये जो 6 अंक की संख्या बनी हुई है तो यह 3, 7, 13, 37 इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या इसकी जगह कोई और अंक भी हो सकते हैं, जैसे 3, 6, तो 3, 6, 3, 6, 3, 6, यानी ये जो 3, 6, 3, 6 करके ये 6 अंक की पूरी संख्या बनी हुई है, ये 3, 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब एक नोट करके और लिखेंगे, यदि किन्हीं 3 अंक को यदि किन्हीं 3 अंक को यदि किन्हीं 3 अंक को 2 बार दोहराकर को 2 बार दोहराकर एक 6 अंक की संख्या, एक 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार बनी संख्या, तो इस प्रकार बनी संख्या तो इस प्रकार बनी संख्या 3, 11, 13, 7, 11, 13, 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कह रहा है, यदि किन्हीं 3 अंक को 2 बार दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बना ली जाए तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या क्या होगी, जैसे
जैसे हमने 3 अंक ले लिए 4 7 9, 4 7 और 9, इनको 2 बार दोहरा दिया जाए, फिर से दोहरा दिया जाए 4 7 9, तो ये 6 अंक की एक संख्या बन गई है। ठीक, तो यह संख्या 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, या हमने अंक ले लिए 5 3 8, 5 3 8, 5 3 8, तो 5 3 8 और 5 3 8 से जो 6 अंक की एक संख्या बनी हुई है, यह 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें इन तीनों नोटों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है कि पहला क्या है, यदि कोई एक अंक 6 बार दोहराकर एक संख्या बनाई जाती है तो इस प्रकार बनी संख्या क्या 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा नोट क्या है कि यदि किन्हीं दो अंकों को 3 बार दोहराकर 6 अंक की एक कोई संख्या बना ली जाती है तो वह 3 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। तीसरा नोट क्या है कि यदि किन्हीं 3 अंकों को 2 बार दोहराकर 6 अंक की कोई संख्या बना ली जाती है तो वह 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब हमें इन तीनों नोटों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक, अब हम लिखेंगे कुछ प्रश्न। तो एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न है 4 4 4 4 127 बार। कितनी बार है? 127 बार। ठीक, संख्या क्या है? 4 4 4, ऐसा 127 बार है। यदि यह 13 से विभाजित है, किससे? 13 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यह 13 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करो। ठीक, प्रश्न क्या है कि 4 4 4 ऐसा 127 बार है। ठीक, और यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है कि अब यह 4 4 4 कितनी बार है? 127 बार। तो हम 127 में किसका भाग दे देंगे? 6 का। ठीक, 127 में हमने 6 का भाग दे दिया। अब शेषफल कितना आया इसमें? 6 का भाग दिया तो शेषफल आया 1। ठीक, जब 1 आ गया तो उस अब हमें क्या लेना है? अब हमें ये 4 4 4 को कई बार नहीं लेना है। ठीक, जो शेषफल बचा है उतनी ही बार लेना है। ठीक, तो शेषफल क्या बचा है? 1, तो हमने लिखा 4। ठीक, और भाग किससे देना है? 13 से, तो हमने 13 से भाग दे दी। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब हम किसी अंश यदि छोटा हो और हर बड़ा हो तो शेषफल अंश हो जाता है। ठीक, तो हमने जब 4 में 13 का भाग दिया तो शेषफल इसमें क्या बचेगा? 4। शेषफल 4 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाए। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर समझेंगे। ठीक, यदि हमारे पास संख्या है 4 4 4 ऐसा 127 बार। ठीक, ऐसी कोई संख्या है हमारे पास। ठीक, अब इसको कितने से विभाजित करना है? 13 से। तो 13 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं, 13 से विभाजित करना है। तो यह शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या निकलेगा। ठीक, तो हमें 13 से विभाजित करने के लिए हमने अभी नोट में पढ़ा था 13 से विभाजित हो जाएगी जब वह ऐसे ही 4 4 मतलब कोई अंक 6 बार हो। क्या हो? जब हम किसी अंक को बार बार दोहरा कर यदि 6 बार दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बना लेते हैं तो वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक, तो हमने यह जब जैसे ही ये 6 बार होगा तो यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, फिर 6 बार होगा तो फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 बार होगा तो फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार ये 127 बार है तो यह 6 6 करके हमने 6 का भाग दे दिया। ठीक,
जब 6 का भाग दे दिया तो उसमें सब पूर्णतः विभाजित हो गए, लेकिन शेषफल क्या बचा? 1। ठीक, जो 1 बचा है अब हम उस एक बार 4 को रखेंगे और उस एक बार जो 4 बचा है उसमें 13 का भाग दे देंगे, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 4। इतनी बात समझ में आ गई? यदि बात थोड़ी भी समझ में आई है तो एक प्रश्न फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 की जगह पे हमने क्या कर दिया? 6 6 6 6 6, ऐसा 175 बार। कितनी बार? इसको भी बदल दे रहे, 175 बार। ठीक, अब इसको हमने 37 से विभाजित करना है। क्या करना है? 37 से विभाजित। ठीक, 37 से विभाजित करना है तो शेषफल बताइए। अब 37 से भी विभाजित तब हो जाता है जब क्या होता है? जब कोई एक अंक दोहरा दोहरा कर 6 अंक की कोई संख्या बना लेते हैं तो वह पूरी संख्या 6 अंक की 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमने ऐसे ही 175 बार है 6, तो हमने 175 में 6 का भाग दे दिया। ठीक, 175 में हमने 6 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या बचा? इसमें भी 1 बचा। क्या बचा? शेषफल क्या बचा? 1। तो जो एक बार जो शेषफल बचा है तो एक बार उस 6 को रखेंगे हम। ठीक, तो हमने ये रखा 6। अब भाग किससे दे रहे हैं? 37 से। ठीक, तो जब हम 6 में 37 का भाग दे देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? इसमें शेषफल आ जाएगा 6। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो शेषफल सिद्धांत से या विभाज्यता के नियम से इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न फिर से करेंगे। प्रश्न है 4 4 4 डैश 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 184। ठीक, 184 बार है। अब इसको डिवाइडेड किससे किया जा रहा है? 37 से। अब यह संख्या है, इसको 37 से विभाजित किया जा रहा है, तो यह भी सवाल उसी प्रकार से लगेगा। ठीक, तो हमने 184 में 6 का भाग दे दिया। जब 184 में हमने 6 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया? 18, यानी 4 शेषफल आया। शेषफल 4। जब शेषफल 4 आ गया तो इन 4 को हम 4 बार रखेंगे। कितनी बार? 4 बार। अब हमारे पास संख्या क्या है? 4444। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? जब शेषफल 1 बच रहा था तो हम अंक को 1 बार रख रहे थे। अब हमारे पास शेषफल कितना है? 4, तो हम अंक को 4 बार रखेंगे। ठीक, और इसमें हम भाग दे देंगे किसका? 37 का। जब हमने 37 का भाग दिया तो शेषफल इसमें क्या आएगा? 4। आप भाग देके देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक प्रश्न और लिखेंगे। पाँच दो 5 2, ऐसा डैश 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 करके 175 बार है। ठीक, इसमें हमें भाग देना है 13 से। ठीक, और शेषफल ज्ञात करना है। अब हमने क्या देखा? इसमें रूल है जब दो अंकों को दोहरा कर 3 बार दोहरा कर 6 अंक की कोई एक संख्या बनाई जा रही है। ठीक, तब यह पता था हमें किस किस से विभाजित होगा। ठीक, तो अब हम यह 6 अंक की संख्या बनेगी। ठीक, लेकिन वो 2 अंक 6 अंक की संख्या में वह एक अंक कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो अब हम यहाँ पर 175 को 3 से विभाजित करेंगे। किससे? 3 से। अब 6 से विभाजित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह एक अंक पहले आ रहा था 6 बार, लेकिन अब इसमें 6 अंक की संख्या में एक अंक कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तब हम 3 से विभाजित करेंगे। ठीक, जब 3 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 1। शेषफल 1 बचा। अब 1 बचा तो पहले स्थान पर क्या है? 5। क्या है?
5 है, ठीक। और 5 में हमने 13 का भाग दिया तो शेषफल क्या होगा? 5। यह हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब एक चीज नोट करके लिखना है यहाँ पे, नोट करके लिखना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n में दी गई हो तो क्या देखना है हमें कि यदि n क्या हो, n सम हो या n विषम, ठीक। क्या देखना है? n सम है या विषम, यानी उस पर घात क्या लगी है? सम लगी है या विषम लगी है। जब सम घात लगी है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक। दोनों से विभाजित होंगे, ठीक। क्या देखने को मिल रहा है कि यदि कोई संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में है तब हम देखेंगे कि यदि n सम हो, ठीक, क्या हो? n सम हो तो यह पूरी संख्या a माइनस बी से भी कट जाएगी और a प्लस बी से भी कट जाएगी, ठीक। और यदि n क्या हो? विषम हो तब ये a माइनस बी से भी कटेगी। किससे कटेगी? तो ये a माइनस बी से ही कटेगी, बी से ही विभाजित होगी, विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार समझा दें कि यदि कोई संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में है तो हमें देखना है कि जो पावर n लगी हुई है वो सम है या विषम। यदि पावर n सम है तो वह a प्लस बी तथा a माइनस बी दोनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक। यदि उस पर पावर विषम लगी हुई है, ठीक, तो वह सिर्फ a माइनस बी से ही विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 43 की पावर 76 माइनस 27 की पावर 76। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी जो पावर है दोनों सम है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इनका a प्लस बी क्या होगा, ठीक। तो 43 प्लस 27 क्या हो जाएगा? ये 43 प्लस 27 हो जाएगा 70 तथा 43 माइनस 27 ये हो जाएगा 60, ठीक। तो ये दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी 70 से भी ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी और 16 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक। अब एक दूसरा नोट करके लिखना, अब हम इसको एडिट कर देते हैं कि यदि यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो? प्लस हो, माइनस की जगह प्लस हो जाए, ठीक। तब हम देखेंगे कि यदि n पावर सम है तो यह a माइनस बी तथा a माइनस बी दोनों से ही नहीं कटेगी, दोनों से विभाजित नहीं होगी,
विभाजित नहीं होगी। ठीक, अभी आप क्या देख पा रहे हैं, यह दूसरा नोट हो गया। पहले यह a की पावर n माइनस बी की पावर n था। ठीक, लेकिन अब यह इस नोट में नेक्स्ट में इसमें क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n है। ठीक, क्या है, प्लस है। तो हमने देखा यदि घात सम है तो a माइनस बी तथा b माइनस a माइनस बी तथा a प्लस बी दोनों से ही यह विभाजित नहीं होगी। लेकिन यदि घात विषम है, क्या है, घात विषम है, तो यह a प्लस बी से ही विभाजित होगा। किससे होगा, a प्लस बी से ही विभाजित होगा। इतना हमें फिर से याद रखना है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक, तो हमने देखा इसकी घात क्या है, सम है। जब सम घात है तो यह इसकी जगह अब देखा हमने कि ये क्या है, 70 है, तो ये 16 हो गया। इनको जोड़ा तो 70, इनको माइनस किया तो 16। तो यहाँ ये दोनों से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये विभाज्यता के नियम का चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।